एशिया टाइम्स के पॉडकास्ट सर्विस में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज बेहद खास मेहमान जावेद अशरफ खान साहब हैं। जावेद अशरफ खान साहब का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले से है। गैसड़ी के आप मूल निवासी हैं। ये इलाका पूरा श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में आता है। बंगाल का विधानसभा चुनाव हो या दिल्ली का एमसीडी चुनाव हो, अभी हाल ही में संपन्न हुआ मध्य प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव था, उसमें आपने काफ़ी एक्टिव रोल अदा किया। एआईसीसी के ऑब्जर्वर के तौर पर आपने काम किया है। इसके अलावा और भी तमाम आंदोलनों में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा, उसमें राजस्थान के दौसा से लेकर उत्तर प्रदेश तक आपने काम किया। उसके बाद अभी हाल ही में संपन्न हुई जो यूपी जोड़ो यात्रा है, आपने उसमें काम किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अपने क्षेत्र का तारुफ कराइए। बहुत शुक्रिया अशुभ भाई और एशिया टाइम्स का मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो बेसिकली मैं गैसड़ी विधानसभा, खास गैसड़ी का मूल निवासी हूँ और हमारा लोकसभा क्षेत्र जो पहले कभी बलरामपुर हुआ करता था, वो पिछले 2009 से लोकसभा श्रावस्ती है जी। हमारे यहाँ की लीडरशिप स्पेशली जो लोकसभा लेवल की रही है, 1957 से 89 तक मैक्सिमम बाहर के लोग लड़ते रहे। बड़े नेताओं का था, कभी बीजेपी के बड़े नेता जीते, कभी संघ के बड़े नेता जीते, कईयों बार कांग्रेस के बड़े नेता जीते। 90s के बाद एक दूसरा दौर शुरू हुआ। वहाँ पर कुछ लोकल आपाधापी थी, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू था जी। उस वक्त कुछ रॉबिनहुड टाइप के लोग पैदा हुए और वो उस वक्त की ज़रूरत थी। मैं उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। जी जी जी। 92 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ जी और उसके बाद 2000 का दौर शुरू हुआ। उसमें काफ़ी फंड लोगों को अलॉट होना शुरू हुआ। तो मेरे ख्याल से जो तरक्की का जो पहिया है, जिस तरह और देश के और ज़िलों में घूमा और लोकसभा क्षेत्रों में घूमा, वो पहिया पता नहीं क्यों गोंडा आकर के अटक जाता है। ये जो हमारा क्षेत्र है बलरामपुर, श्रावस्ती, उससे लगे हुए और आसपास के इलाके, ये बैकवर्ड और पिछड़े ही रह गए। आपका ऑब्जर्वेशन क्या है इस पिछड़ेपन का? इस पिछड़ेपन का ऑब्जर्वेशन यही है कि ज़्यादातर लोग जो हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस हुए, उनकी ज़्यादा दिलचस्पी जो रही वो ठेका पट्टा, ठेकेदारी, वर्चस्व, मसल पावर बनाने में रही है ना, एक कल्ट पर्सनालिटी बनाने में रही। उनकी पर्सनालिटीज़ तो निखर गई, नेतागिरी निखर गई। बड़े बड़े गाड़ियों के जो है काफिले उनके तैयार हुए और जय जयकार हुए। लेकिन हम बलरामपुर और श्रावस्ती को जहाँ देखना चाहते हैं एज एस्पिरेंट यंग मैन, जी, हम उसको वहाँ नहीं देखते हैं। तो यही सारे वो रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं इंस्पायर हुआ कि हमें भी एक ऐसी जुगत करनी चाहिए, एक ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने यहाँ के लोगों को एक नई स्टोरी दे सकें। जो लोकसभा क्षेत्र है जिसमें तकरीबन 5-6 विधानसभाएं आती होंगी, 5 विधानसभा, तो उनका आपने कोई अवलोकन किया है? कोई आपके पास ऐसा रोल मॉडल तैयार किया जो आप जब जनता के सामने आप जाएं, अगर आपको कांग्रेस टिकट देती है, मौका देती है 2024 में, तो आप उन्हें बता सकें कि आप उनके लिए क्या डेवलपमेंट का मॉडल रखते हैं और वो मॉडल उनको कन्विंस भी कर रहा हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान के अंदर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं कि उसका अगर प्रॉपर इस्तेमाल हो और उस पर काम हो तो हम अपने क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले जिक्र किया था, धारा 371 की बात करते हैं। धारा 371 की बात मैंने की थी। तो हमारे यहाँ के जो लोकल मीडिया के लोग हैं, पता नहीं क्यों, शायद उसको छापने से भी उनके हाथ पांव घबरा रहे थे। मुझे लगा कि 370 और 371 में भैया घबरा गए, तो ऐसा ही हुआ होगा। तो मैंने काफ़ी लोगों को एक्सप्लेन किया कि इसको समझने की ज़रूरत है। ये हमारे आर्टिकल 371 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है और इसके अंतर्गत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 2012 में कर्नाटक के 6 जिलों को ये स्पेशल स्टेटस दिलाया था, ये विशेष दर्जा दिलाया था, ताकि वहाँ का पिछड़ापन दूर हो, वहाँ तरक्की आए। हमारे सामने एग्जाम्पल मौजूद है और इसमें तकरीबन ए से जे तक संशोधन हुए हैं। जी जी जी। तो अगर जे हुआ है तो आई जे के भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो वो के हमारे बलरामपुर, श्रावस्ती और आसपास के इलाकों के लिए हो जाए। और जब ये हो जाएगा तो चहुमुखी विकास होगा और जो मायूसी है, जो पिछड़ापन है, उसको हम दूर करने में। धारा जो 371 की आप बात करते हैं, जिसको बहुत ही मजबूती के साथ आपने, मैंने देखा कि आपके बहुत सारे वीडियोस भी हैं और बयानात भी आए हैं मीडिया में, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा अब दृढ़ संकल्प हैं कि अगर वो मिल जाए तो आपके जिले का विकास होगा।
कैसे विकास कर पाएंगे, मतलब क्या है उसमें, क्या क्या चीजें मिल सकती देखिए, उसके लिए तो सबसे पहले एक ट्रिब्यूनल बनता है, एक बोर्ड बनता है। वो बोर्ड रिक्वायरमेंट को असेस करता है। जैसे हमारे यहाँ हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हैं, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एमएसएमईज नहीं है, ये तमाम चीज़ों का अवलोकन करके उसका बजट, एक स्पेशल बजट उसके लिए एलोकेट होगा और उसके ऊपर काम किया जाएगा। तो जब हमारे पास एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ट्रेनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो जाहिर सी बात है इनके इर्द गिर्द लोगों के लिए नौकरियाँ होंगी। प्लस इसके अंदर एक अच्छी बात ये होती है कि जो सरकारी जॉब्स होते हैं उस रीजन के, वो उसी क्षेत्र के लोगों के लिए रिजर्व कर दिए जाते हैं। अच्छा। ये प्रावधान है आर्टिकल 371 के अंदर। अच्छी बात। तो मैं चाहता हूं कि अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो सके तो ये बहुत ही अच्छा होगा और इसके ज़रिए हम नई नस्ल को, आने वाली जो नस्ल है, नई नस्ल को हम एक नया श्रावस्ती, नया बलरामपुर पेश कर पाएंगे। हम वो पुरानी कहानियों में नहीं जीना चाहते। बहुत अच्छी हम बात। चाहते हैं कि हमारे जो नौनिहाल है, मुस्तकबिल के, फ्यूचर के, भविष्य के, वो नई स्टोरी देखें और नई स्टोरी पर बात करें। एक चीज़ तो ये हुई, आप नेशनल कैपिटल में रहते हैं, नेशनल सियासत पर बड़ी काफ़ी नज़र आपकी है जी। लोकल पर भी आप है ही हैं, आप वहाँ के मूल निवासी हैं, जाहिर सी बात है आपका वहाँ से बहुत ही गहरा ताल्लुक है और वहाँ आप एक तरह से मैं कहूँगा कि कार्य क्षेत्र आपका सही मानों में अगर आप तय कर रहे हैं वो है आपका। मुझे बताइए कि हिंदुस्तान की जो सियासत बदली है, कल के बाद और ज़्यादा बदल गई है जैसा लोगों का अनुमान है, ऐसे में आप डेवलपमेंट लेकर के श्रावस्ती की जनता के सामने जा रहे हैं। इस जो जहरीला मिजाज है, माहौल बनाया गया है जिसमें डेवलपमेंट को कहीं जगह नहीं दी गई है, कैसे उसका इनकाउंटर करेंगे आप अपने उस डेवलपमेंट मॉडल से 371 से? देखिए, राहुल गांधी जी ने एक न्याय यात्रा निकाली हुई है, ठीक। भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ऐसा लग रहा था कि जब राम मंदिर का मूवमेंट होगा या राम मंदिर का इनागुरेशन होगा, उस टाइम पे पूरा विपक्ष धराशायी होगा, उनके पास कोई नैरेटिव नहीं होगा। लेकिन कल आपने देखा कि प्लेटर पे, नेशनल लेवल पे दोनों नैरेटिव वहाँ पे आपको मौजूद थे। एक धर्म का धंधा कर रहे हैं और एक न्याय की बात कर रहे हैं। तो हमने उसी न्याय से जोड़ते हुए अपने क्षेत्र के न्याय के लिए आर्टिकल 371 की बात की है। ठीक है। तो हम न्याय की बात करेंगे, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, राजनीतिक हिस्सेदारी, हम इसकी बात करेंगे। देखिए, हमारे पास काम करने का विजन है। हम सिर्फ हारने जीतने की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक मुद्दे के साथ उतर रहे हैं। और जहाँ तक हमारे रीजन की बात है, लोकसभा लड़ाने की बात जब होती तो होता क्या है कि इस पार्टी से तोड़ लाओ, उस पार्टी से तोड़ लाओ। मैं एक साफ मैसेज देना चाहता हूँ स्टेट लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप, सभी को, कि शाख के वो सूखे हुए पत्ते जो आप दूसरी जगह से तोड़ के लाते हैं, उसमें चाहे जितना रंग हर्रा फिटकरी लगा लें, उससे आप फल नहीं पैदा कर सकते जी। आपको बर्ड्स को पकड़ना होगा, जो जिनके अंदर अभी कुछ कर गुजरने का जज्बा है। इनके ज़रिए से आप अगली 20 साल की पॉलिटिक्स तय करेंगे। संसदीय इलेक्शन में कोई उम्मीदवार पर्सनली जिताऊ नहीं होता है, राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होता है। पार्टी को ये देखना चाहिए कि हमारा जो लीडर है उसके अंदर फायर है या नहीं, जिसको हम लीडर बनाने जा रहे हैं, उसके अंदर कुछ कर गुजरने की ललक है या नहीं। तरह तरह के सवालात हैं। कोई पूछ ले कि मैं आपको वोट क्यों दूं, तो क्या सिर्फ 371 पर आपको वोट मिल जाएगा? 371 तो एक स्पेशल केस है। उसके अलावा मौजूदा सत्ता ने जिस तरीके से जनता का दोहन किया है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, धर्म, और उसकी बात छोड़ दीजिए, पेट्रोल की टंकी पर जब जाता है एक नागरिक, तो वो सिर्फ कंज्यूमर होता है, बेशक, ठीक है, उसकी जेब से 35 से 40 रुपए ज़बरदस्ती वसूले जा रहे हैं, जो कि सस्ता किया जा सकता था। पिछले 3 साल से पेट्रोल और डीजल की कीमत कम है। किसान अपने ट्रैक्टर में डीजल भरवाता है तो वो हिंदू मुसलमान नहीं होता, सिर्फ किसान होता है। और इसी तरह गैस सिलेंडर का जो इस्तेमाल आज घर घर में हो रहा है, गैस सिलेंडर की कीमत कांग्रेस की हुकूमत के टाइम पे 400 के आसपास, 400 साढ़े 400 थी, आज 1100-1200 रुपये लोग गैस सिलेंडर की कीमत पे कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये हर समुदाय का आदमी सफ़र कर रहा है, बेशक इस पीड़ा से गुजर रहा है। मानता हूँ, बिल्कुल सही है। और यही वो मेन मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, पिछड़ापन, जिसको हम जनता के सामने रख करके उनके वोट की अपील करेंगे। जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपने हमसे बात की और आपने अपने अज़ाइम बताए कि आप किस तरह से श्रावस्ती के विकास का एक पूरा खाका रखते हैं, विज़न रखते हैं, मंसूबा रखते हैं और उसको अमल करके विकास में बदलने का पूरा एक आइडिया रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे इस पॉडकास्ट में। वादा करता हूँ जिस दिन आपको ये मौका मिलेगा एक पॉडकास्ट उस दिन करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।